हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम नई प्रश्नावली 3B इसको देखेंगे। प्रश्नावली 3B में कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 15 प्रश्न हैं, ठीक है। और इसमें एक नई विधि जो मैंने शुरुआत में बताया था कि दो रेखाएं दी हुई हैं और उनका अगर समीकरण दो दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने का 3 नियम होता है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो इस प्रश्नावली में अब हम प्रतिस्थापन विधि नहीं, वज्र गुणन विधि भी नहीं, जो विलोपन विधि होती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जब वो विधि शुरू होगी, जहां से उसकी जरूरत मुझे महसूस होगी, जहां पे वो मेंशन किया होगा, वहां पे मैं अच्छे से डिटेल में आप लोगों को 5 मिनट पहले उसको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, या उसी प्रश्न को मैं समझा दूंगा। तो चलिए फिर प्रश्नावली 3B का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है 7x + 2y = 22। 7x + 2y = 22, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है कि उसके बाद कह रहा है कि इस समीकरण में यदि y = 1/2 रखते हैं तो x का मान बताइए। तो अब इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल होता होगा बीजगणित में कि y की वैल्यू अगर दी हुई है 1/2 तो x की वैल्यू बतानी है। तो y = 1/2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर क्या हो गया? 7x + 2 × 1/2 = 22। तो 7x, अब ये 2 से 2 कट गया, +1 = 22। 7x = 22 - 1 यानी 21। तो x = 21/7 यानी 3। x = 3 हो गया, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू दी हुई थी 1/2। यही हमें करना था, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। पहले प्रश्न में क्या है कि y = 1/2 रखना है और हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो y = 1/2 हमने समीकरण में रख लिया, काट पीट करके बराबर कर लिया, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2x + 3y = 7। 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। ये दूसरा प्रश्न है, तो इसको हल करना है, ठीक है। तो अब इसको हल करना है तो सबसे पहले तो ये पहला समीकरण इसको मानेंगे और दूसरा समीकरण इसको मानेंगे। अब इस दूसरे समीकरण से समीकरण 2 से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y + 3 = 0 है, तो y की वैल्यू मिल गई -3। एक काम हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y का मान कहां रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2x + 3 × -3 = 7। तो 2x - 9 = 7। तो 2x = 9 + 7 और 2x = 16। x = 16/2 यानी x = 8। x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखे थे। तो हमारा ये भी प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी तो विलोपन विधि आई नहीं है, इसलिए मैं विलोपन विधि शुरू में बताना बिल्कुल भी उचित नहीं समझ रहा हूँ। जब आएगी तो मैं आराम से पूरा थियरी उसकी थियरी और किस तरीके के उसके प्रश्नों को करते हैं, किस तरीके से वो सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ था, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को ला करके समीकरण 1 में रख दिया, y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा तो हमारा x का मान भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1/x + 5/y 1/x + 5/y = 3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें x = 2 रखना है। रखो x = 2 अगर दिया हुआ है, x की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ। तो अब इससे आसान क्या होगा? सिंपल सी बात है कि x = 2 कहां रखना है? x = 2 समीकरण में रखने पर, x = 2 समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 + 5/y = 3
तो 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू, या तो इसको उल्टा कर लो, 1/2 को इधर भेज दो, तो 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/y। ठीक है, 3 में से आधा क्या तो कितना होगा, अरे 1.5 बचेगा, तो 1.5 को कितना कहते हैं, 3/2 कहते हैं ना। 6 में से 1 क्या, अरे 2.5 बचेगा, 1.5 नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 5/y। अब देख लो यहाँ पे यह भी नियम होता है कि अगर दो पक्ष बराबर हो, अगर दो पक्ष बराबर दिए हुए हो, दो भिन्न बराबर दिए हुए हो, और उनका ये बराबर हो, अंश बराबर हो, तो उसको यहीं पे काटा जा सकता है, या तो अगर हर बराबर हो तो उसको भी यहीं पे काटा जा सकता है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो दोनों पक्षों को आपस में मल्टीप्लाई करो और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 5 × 2/5, ये 5 से 5 कट गया, y बराबर 2 आ जाएगा। आना y बराबर 2 ही है, जैसे निकालो। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरे प्रश्न में x की वैल्यू दे ही थी और कहा था कि x की वैल्यू को इसमें पुट करके और y की वैल्यू निकालो, तो उसको हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा प्रश्न। तो देखो तीसरे प्रश्न तक तो सब कुछ आसान था, चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है, लेकिन अब चौथे प्रश्न में उसने साफ साफ कह दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब यह हुआ कि विलुप्त कर दो, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हटा दो। ठीक है, विलोपन का मतलब यही हुआ। तो सबसे पहले चौथे का पहला प्रश्न है, वह क्या दिया हुआ है, चौथे का पहला प्रश्न है 3x + 4y = 10, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2x - 2y = 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। विलोपन विधि का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो चर है हमारे पास, एक चर है x और एक चर है y। किसी भी एक चर को घटा करके समाप्त कर दो। ठीक, तो किसी भी एक चर को घटा करके समाप्त करने के लिए सबसे पहली बात है कि एक रेखा के समीकरण में से दूसरी रेखा के समीकरण को घटाना होता है। ठीक, पहली रेखा में से दूसरी रेखा के समीकरण को घटाओ या दूसरी रेखा में से पहली रेखा के समीकरण को घटाओ। घटाओगे तभी एक जो वैल्यू है, एक जो चर है उसकी वैल्यू 0 होगी और दूसरा चर विद्यमान रहेगा। तो अब घटाने में भी हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें इस प्रकार से घटाना होता है कि एक जो चर है वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए। तो कोई भी चर पूर्ण रूप से विलुप्त तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट बराबर। तो अब इसको विलुप्त करने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हमें कोफिशिएंट बराबर करना होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 6 में से 6 को घटाऊंगा तभी तो 0 मिलेगा मुझे। अब 4 में से 6 घटाऊंगा तो -2 मिलेगा ना, या 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 मिलेगा ना, 0 तो मिलेगा नहीं। और हमें चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो हमें दोनों जो वैल्यू है उसको इक्वल करना होगा। तो अगर अब ये हमारे दिमाग के ऊपर है कि इन दोनों समीकरणों में 2 चर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से किस चर को हम विलुप्त करना चाहते हैं। तो मान लो सपोज दैट कि हम x को विलुप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब पहले में से दूसरे को हटाएं तो अंत में हमारा जो पूरा समीकरण है वह केवल और केवल y के रूप में हो, x के रूप में बचे ही ना, x उसमें हो ही ना। तो x नहीं होना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि पहले में से दूसरे को अगर घटाते हैं तो 0 आना चाहिए, x की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए पूरा का पूरा। तो x का कोफिशिएंट जब तक आपस में बराबर नहीं होगा तो 0 होगा नहीं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो देखो जो नीचे वाली समीकरण है इसमें जो x का कोफिशिएंट है इसको ले जाकर के पूरे ऊपर वाले समीकरण में इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ऊपर जो समीकरण है उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको ले आकर के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो ऊपर वाली समीकरण तुम्हारी बन जाएगी 6x + 8y = 20, और नीचे वाली क्या बन जाएगी 3 × 2 हो जाएगा 6x - 6y = 6। अब ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या सोचा था दिमाग में, हम लोगों ने सोचा था कि हमें x को इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 और 6 दोनों में बराबर है ना।
अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जब घटाएंगे तो 6x में से 6x को घटाएंगे तो यह शून्य हो जाएगा, कट जाएगा। अब 8y में से 6y को घटाना है, माइनस 6y को घटाना है। तो मैंने तुम लोग को भाग विधि में बताया था कि अगर ना समझ में आए ऐसे घटाना तो सिंपल ऐसे लिखो कि 8y में से किसको घटाना है, माइनस 6y को घटाना है। तो 8y माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और 6y हो गया, यानी ये आ गया 14y। तो 8y में से 6y को घटाओगे तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होकर प्लस हो जाता है, ठीक है, चिन्ह प्लस हो रहा है ना, तो चिन्ह प्लस यहाँ पे लिख देंगे। देखो माइनस को कर रहे हैं तो अब ये चिन्ह क्या बन जा रहा है, ये चिन्ह माइनस से प्लस बन जा रहा है, तो अब ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं कि प्लस हो गया है। तो अब ये 14y आ गया, 14y। अब इसकी वैल्यू क्या है, 20 में से 6 को घटाओगे तो 14 आता है। तो अब यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज और पता चल रही है कि अब हमारा जो समीकरण है केवल और केवल एक चर में हो गया है। यह जो समीकरण है यह केवल और केवल y के टर्म में है, यह हमारा विलुप्त हो गया है, इसीलिए इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। तो y की वैल्यू 1 आ गई, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है, ठीक है। अब हमें जब y की वैल्यू 1 आ गई है तो पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में अभी तक मैं यही समझा रहा था कि अगर दोनों चरों में से किसी एक चर की वैल्यू दी है तो दूसरे चर की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में ला करके रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में रखो वैल्यू आ जाएगी तुम्हें। तो y बराबर 1 कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, y की वैल्यू 3 इंटू x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 को इधर भेजोगे तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बहुत आसानी से और बहुत आसानी से मैंने बताया और बहुत आराम से बताया। तो सबसे पहले उसको एक बार और रिवाइज कर लो कि विलोपन विधि में हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि किसी एक टर्म को हमें पहले समाप्त करना है, या तो वह x हो सकता है या तो वह y हो सकता है। अब x को समाप्त करने के लिए हमें पहले x के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो x के कोफिशिएंट अगर दोनों समीकरणों में इक्वल दिए हुए हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो जो पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट होगा उसको दूसरे वाले में गुणा करेंगे, और जो दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट होगा उसको पहले वाले में करेंगे। ठीक वही काम हमने यहाँ पे किया है, 3 का मल्टीप्लाई इन सब में किया है और 2 का मल्टीप्लाई इन सब में किया है। कभी भी जब किसी भी अंक का गुणा किसी समीकरण में करते हैं तो उसके प्रत्येक पद में उस संख्या का गुणा होता है, यह नियम होता है, यह याद रखो। जब हमने गुणा कर दिया तो उसके बाद हमने समीकरण को लिखा, तो ये हमारा समीकरण पहला था और ये हमारा समीकरण दूसरा था। तो समीकरण पहला हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हमने घटाया, तो 6x में से 6x को घटाया तो 0 आया। 8y में से माइनस 6y को घटाया तो 8 और 6 जो है वह मिल करके 14y हो गया। 20 में से 6 को घटाया तो 14 आया। इस तरीके से हमारी y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम ले जा करके समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखे हैं तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 हुआ। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 6। 4 को इस साइड लेकर के गए तो 10 में से 4 घट जाएगा, x बराबर 6/3 यानी x बराबर 2 आ गया। ठीक, तो ये विलोपन विधि मैंने बहुत ही आराम से तुम लोगों को अच्छे से समझा दी। और इसका एक बार और रिवाइज कर लो। रिवाइज कैसे करोगे तो अब इस पे ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, जितने ज्यादा सवाल तुमसे हो पाए उतने लगाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आसानी से सब कुछ तुमको आसानी से सब कुछ आ जाएगा। और चौथे का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। दूसरा क्या है, 9x is equal to 2y, 9x is equal to
2y प्लस 7, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, इसमें देखो, इसमें सभी पद एक साइड है, इसमें भी सभी पद एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये वाला जो पहला समीकरण है वो तो है, और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों में से किसको हटाना है तो ये हम देख लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि x के टर्म को इसमें भी हटा दें। तो अब देखो, यहाँ नीचे 9x है, अब इस वाले में 3x है। ये बताओ केवल इसी समीकरण में कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी पहले समीकरण में। देखो ध्यान से देखो, अगर देखोगे तो पाओगे कि अगर हम इस समीकरण में, पूरे समीकरण में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह 9x हो जाएगा, और ये 9x हमारा दूसरे समीकरण में दिया हुआ है। तो हमें दूसरे समीकरण में किसी भी चीज का गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, अब पहले समीकरण में 3 से गुणा करने पर, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना यहाँ, ठीक है। पहले समीकरण में 3 से गुणा करने पर, तो पहला समीकरण हमारा बनेगा 9x माइनस 15y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, इसको अब हम तीसरा समीकरण कह देते हैं। अब दूसरे समीकरण में से तीसरे समीकरण को घटा दो, तो 9x से 9x घट गया। अब देखो, माइनस 2y में से माइनस 15y को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ का चिन्ह देखो अभी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस 2y में से माइनस 15y को घटाना है, तो ये हो गया माइनस 2y, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 15y हो गया। तो जब ये चिन्ह बदल गया तो ये प्लस कर देंगे यहाँ। अब 15 में से 2 गया तो 13y आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13y। अब माइनस 7 में से माइनस क्या करना है, माइनस 20 करना है। तो माइनस 7 प्लस 20 यानी ये आ गया ये 13, यानी ये हो गया प्लस 13। यहाँ पे भी देखो चिन्ह बदला है ना, माइनस से प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पे भी प्लस कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी हमारा पूरा समीकरण केवल और केवल एक चर में हो गया, और वह चर क्या है, y है। तो 13y बराबर हो गया माइनस 13, तो y बराबर आ गया माइनस 13 बटा 13, यानी माइनस 1। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में ले आकर के रख दो, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। यह नहीं सोचना है कि पहले में रखना है, दूसरे में रखना है, तीसरे में रखना है, पांचवें में रखना है, किसी में भी रख लो। देखो ये जो दूसरा समीकरण बनाया हो इसी में रख लो। y बराबर माइनस 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर माइनस 1 रखोगे तो 9x इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 9x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो गया, और माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। और 2 माइनस 7 हुआ माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 9x इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5 बटा 9 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 5 बटा 9, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 1। निरूपण विधि को एक बार और मैंने बताया, और तुम्हें हो, मुझे ऐसा आशा है कि तुम्हें ये और अच्छे से क्या हो गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी बहुत बड़ी, तुम लोग मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा ना यार, मैंने 20 लिख दिया यहाँ, देखो सब चीज गड़बड़ हो गई। अब ये 12 हो गया, तो ये तो चलो सही है। माइनस 7 माइनस 12 करोगे, माइनस 7 आप में से माइनस 12 करोगे तो 12 माइनस 7 हो गया, यानी 7 5 12 हो गया, यानी ये प्लस 5 आएगा, यानी ये क्या हो गया, ये माइनस 5 आएगा। और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू माइनस 1 ना आकर के माइनस 5 बटा 13 आएगी। और y की वैल्यू माइनस 5 बटा 13 कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 5 बटा 13। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा कर दे रहा हूं, 9x माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10/13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 9x, अब ये 10 में से माइनस 7 गया तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, 13 से 91 होता है,
तो 10 माइनस 91 अपान 13 और ये प्लस का प्लस यहाँ लगा रहेगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 81 अपान 13 इज इक्वल टू 0। तो 9x इज इक्वल टू 81 अपान 13, तो x इज इक्वल टू 81 अपान 13 इंटू 9। 9 से 81 9 बार में कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, समझ में आया? देखो थोड़ी सी गलती से पूरा मैथ्स गड़बड़ा गया। मैथ्स की यही दिक्कत है, हिंदी इंग्लिश में इस तरीके से चल सकता है लेकिन इसमें नहीं चल सकता है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नीचे 9x है, ऊपर भी 9x अगर हम बनाते तो हम x को आसानी से घटा करके क्या कर सकते हैं, अपने समीकरण को एक चर में बदल सकते हैं। तो हमने पूरे पहले वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे उतार लिया, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरे समीकरण में से तीसरे समीकरण को घटा दिया, तो दूसरे में से तीसरे को घटाएंगे तो माइनस 2y और माइनस 15 हो गया, कितना 13y हो गया, माइनस 7 और माइनस 12 तुम्हारा 12 माइनस 7 हो गया, यानी ये 5 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू माइनस 5/13 आ गई और उसी y की वैल्यू को हम ले आकर के समीकरण 2 में रखे हैं। तो 9x इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 10 अपान 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 13 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 91 और 10 माइनस 91 अपान 13 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे हो गया, x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न में बोल रहा है x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y अपान 3 इज इक्वल टू 3। देखो मेरे पास जो किताब है उसमें x माइनस y अपान 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू 3 से भी तुम कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि उत्तरमाला में जो उत्तर आ रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब उत्तरमाला के उत्तर के हिसाब से ये जो प्रश्न है वह x माइनस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 3 के हिसाब से ही कर लेते हैं। तुमको मन करेगा तो उसमें 2 रख लेना, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उत्तरमाला नहीं मिल रहा है तो ये गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी होता है। ये नहीं देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, उत्तरमाला देखते हैं। तो चलो अपने काम पे आते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। तो अब ये हो गया क्या, ये इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, 3 को उधर करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो पहले और दूसरे प्रश्न में देखते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन में देखते हैं। तो 3x और 3x इक्वल है, तो इसको हम आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और ये नीचे हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको घटा दो, माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएगा। अब 4x में से माइनस वाई को घटाओगे तो क्या होगा, 4y में से माइनस वाई को घटाओगे तो 4y प्लस वाई, यानी ये हो जाएगा 5y और यहाँ पे हो गया क्या -6 और -9, -6 -9 हो गया -15, तो ये हो गया -15। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, ये -15/5 यानी -3। y की वैल्यू आ गई -3 और अब इसके बाद y का मान x में रख दो, x में क्या है, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखोगे तो 3 गुणे x प्लस 4 गुणे -3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3x
-12 इज इक्वल टू -6, यानी 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। ठीक है, तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसीलिए चौथे प्रश्न में ही बता दिया है। ठीक है, चलो फिर तब 3B में 5वां प्रश्न तक इस वीडियो में रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को लगाएंगे, और बाकी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करो, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि और लोग भी देखें। चलो फिर तब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो फिर, थैंक यू।